चलिए, गुड इवनिंग क्लास। आज हम शुरू करते हैं भारत एवं छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार। तो इससे पहले हमको विश्व के मानचित्र पर चलना पड़ेगा। आज आप अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा को समझेंगे, उसके बाद फिर उस अक्षांश एवं देशांतर रेखा में हमारा देश कहाँ पर है, किस प्रकार के कटिबंध में आता है, हमारा राज्य कहाँ पे है, हम उसकी पूरी स्थिति और लोकेशन के बारे में समझेंगे। यह जो टॉपिक है ये विश्व भूगोल का भी टॉपिक है और साथ ही साथ हमारी स्थिति एवं विस्तार से जो भी प्रश्न बनता है ये बनता ही है। अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे, पूरे आखिरी तक कहीं पूरा अच्छे से समझना है। और बीच में एक सेकंड भी अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे डाउट है तो आप उसी समय आप मुझे पूछेंगे, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए आज के क्लास में, ठीक? किसी भी क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाता हूँ। अक्षांश तो चाहे अक्षांश रेखा बोला जाए चाहे देशांतर रेखा बोला जाए, यह एक काल्पनिक रेखा है। लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए। अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा दोनों भी जो भी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा, यह काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं कहने से तात्पर्य यह होता है कि भाई इसको खींचा नहीं गया है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी विश्व के मानचित्र में एक ऐसा रेखा दिखाई देगा, लेकिन आप देखो, आप ऊपर आसमान में भी देखो, आप जमीन में भी देखो, किसी को रेखा दिख रहा है कि खींचा हुआ? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कल्पना किया गया कि ऐसे होता है करके। जैसे आप देखे हो कि सूर्य उग रहा है तो उधर पूर्व लिखा है, ऐसे देखे हो क्या? नहीं देखे हो ना? ये हम इमेजिन करते हैं कि भाई सूर्य जहाँ से उग रहा है वो पूर्व है और सूर्य जहाँ पे अस्त हो रहा है वो पश्चिम है। हम इमेजिन करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? उसी प्रकार ये जो रेखाएं हैं, यहाँ तक गर्मी लगती है, इसके बाद फिर यहाँ से गर्मी एवं ठंडी वाला वातावरण रहता है, उसके नीचे में ठंडा ही ठंडा रहता है, वो चीज़ें होता है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे इस प्रकार का रेखा है, इस प्रकार का कटा हुआ है कटिबंध, हम इमेजिन करते हैं, खींचा हुआ नहीं है। आपको विश्व के मानचित्र में अक्षांश एवं देशांतर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। कभी ये मत सोचना कि ये खींचा गया है क्या करके, ठीक है? नहीं खींचा गया है, ये एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं? वृत्ताकार होती हैं, ये वृत्त होती हैं। कई लोग देशांतर रेखाओं को भी वृत्त बोलते हैं। देशांतर रेखा आधी वृत्त होती है जबकि अक्षांश रेखा पूरी वृत्त होती है। जैसे हमारा पृथ्वी है, ग्लोब नीचे है क्या? जैसे हमारा पृथ्वी है तो हमारा पृथ्वी इधर से यहाँ से फिर घूमकर यहाँ पे आएगी। इमेजिन करें आप, ये पृथ्वी के बीच से ये एक रेखा है जो यहाँ से फिर पीछे से घूम के फिर यहाँ तक आती है, अर्थात एक वृत्त बना रही है। ये वृत्ताकार रेखा है और यह एक समानांतर रेखा भी है। समानांतर रेखा का तात्पर्य होता है कि यहाँ पे एक रेखा है, अगर ये रेखा 0 डिग्री की रेखा है, बीचों बीच रेखा को 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक चांदे को ऐसे रखा गया है। चांदा बचपन में हम यूज़ करते थे, वही वाला चांदा, फिर उसमें ऐसे रहता था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे रहता था, हाँ या ना? रहता था। ऐसे ही अब चाप काटा गया और जैसे ही चाप काटा गया उसके बाद फिर इन चापों को ऐसे मिला दिया गया कि चलो भाई 10 वाला आ जाओ, 20 वाला आ जाओ, तो ऐसे पूरा मिलाया गया। तो यहाँ से यहाँ तक जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पास है, उतना गैप यहाँ पास में है। और ऐसा नहीं 10, 20, 30 नहीं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 भी है। 0 के बाद 1 नंबर की रेखा, 2 नंबर की रेखा, 3 नंबर की रेखा, ऐसे ही 10 नंबर की रेखा। तो जितनी रेखाएं ऊपर है उतनी ही रेखाएं नीचे है। 0 डिग्री हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। आपको ऐसा कल्पना करना है। जो 0 डिग्री का
रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी कहेंगे, क्योंकि ये भूमि को मध्य से बांट रही है, भूमध्य रेखा है ये अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। ये हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। नीचे जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा गोला है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर जानते हो ना, गोला फेंक वाला गोला। दो प्रकार का गोला होता है, एक तो खोखला गोला होता है फुटबॉल, वो खोखला गोला है। फुटबॉल अंदर से खोखला होता है ना, लेकिन हमारी पृथ्वी में आप खोदते जाते हो तो फिर मिट्टी मिलता है, फिर मिट्टी के बाद चट्टान, चट्टान के नीचे फिर जो पदार्थ का चौथा स्वरूप प्लाज्मा, लावा वगैरह जी, वो मिलता है। फिर उसके अंदर फिर अलग अलग पदार्थ होते हैं। अर्थात आप पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो आपको मटेरियल मिलते जाएगा। इसको बोलते हैं गोला। जो पूरा पैक होता है अंदर से उसको गोला बोलते हैं, और जो अंदर से मतलब ऊपर में तो ऐसे परत है लेकिन अंदर से वो खोखला है तो उसको बोलते हैं खोखला गोला। पृथ्वी एक गोला है, न कि खोखला गोला है। ठीक है, हम जो रहते हैं पृथ्वी में वो ऊपर की ओर रहते हैं। यहाँ पे अगर आप घर के अंदर रहोगे तो आपको सूर्य और चंद्रमा दिखाई देगा क्या? वैसे अगर आप पृथ्वी के अंदर रहते केचुए जैसे तो आपको दिखता क्या? नहीं दिखता। हम बाहर में रहते हैं तो हमको दिखता है सब, दूसरे पिंड भी हमको दिखाई देते हैं। तो अभी आप देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सब एकदम बराबर अंतर में है, कोई एक दूसरे को टच नहीं करती भाई। समांतर का मतलब ये है कि भाई समांतर रेखा किसे कहते हैं? ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अगर एक लाइन अपने रास्ते जा रही है और दूसरा लाइन थोड़ा सा तिरछा होके कहीं 1-2 किलोमीटर बाद इसको काट दे तो इसको समांतर रेखा नहीं बोलते। ये तो तिर्यकछेदी रेखा हो गई ये वाली, वो कहीं न कहीं तिरछे रूप में उसको काट देंगी। समांतर रेखा का मतलब ये कभी जीवन में एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, सीधे के सीधे 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 चले गए। इसको बोलते हैं समांतर रेखा, है ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, यहाँ पे 1 नंबर की अक्षांश रेखा है और यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। पूछा जाएगा प्रत्येक दो समांतर रेखाओं के मध्य का गैप कितने किलोमीटर का होता है? तो आपको याद रखना है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। लगभग कितने की होती है बच्चों? 111 किलोमीटर की, याद रखेंगे आप। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। अब अक्षांशों की संख्या बात कर लेते हैं। अक्षांशों की संख्या, तो संख्या आपको दो प्रकार का पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेहतरीन प्रश्न है। एक तो पूछा जाएगा अक्षांश रेखा, और दूसरा केवल बोलेगा अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या, तो जब अक्षांश रेखा बोला जाएगा तो आप सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। मैं यहां से खींचा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे ऐसे मैं खींचते गया और उसके बाद फिर यहां पे मैंने खींचा 89 नंबर का। कौन से नंबर का? 89 नंबर का। फिर जैसे ही मैं 90 में पहुंचता हूं तो 90 में मैं बना देता हूं ऐसे बिंदु। तो 90 नंबर का रेखा ना होके एक बिंदु है, पोल, ध्रुव। जो 90 नंबर का था ना, वहां पे हमने ऐसे टिक लगाया, ऐसे खींचा नहीं, रेखा नहीं खींचा भाई, ये पूरा ऐसे पूरा गोल कर दिया। वैसे ही हम नीचे आते तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इसी प्रकार हम 89 नंबर तक तो खींचते हैं, और जैसे ही 90 पहुंचते हैं वैसे ही हम इसको बिंदु कर देते हैं। तो जब रेखाएं बोला जाए तो रेखाएं 1 से शुरू होकर 89 तक रेखाएं हैं। अरे हाँ या ना? नीचे 89 नंबर तक रेखाएं हैं, ऊपर भी 89 तक रेखाएं हैं, और एक रेखा आपको दिख रहा है बीचों बीच, 0 नंबर का रेखा भी तो रेखा ही तो है, 0 डिग्री वाला भी तो रेखा है भाई। तो एक ठने और मिलेगा यहाँ पे आपको, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री मिला। जब अक्षांश रेखा बोला जाएगा तो आप बोलेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 179 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों? 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। ठीक है।
इसमें से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, आपको इस 0 डिग्री से बड़ा कोई रेखा यहाँ पे आपको बनते दिख सकता है क्या? आप कल्पना कीजिए, आप जो बीच में होता है, एक गोले में जो बीच का हिस्सा होता है वही तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही महान वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान वृत्त, ग्रेट सर्कल कहा जाता है, महान वृत्त कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी में, चाहे तो आप पूर्व से पश्चिम बोल सकते हैं, पश्चिम से पूर्व बोल सकते हैं। यहाँ पे हम धरती को घुमा बिल्कुल नहीं रहे हैं, अभी हम नहीं घुमा रहे हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं या अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं, तो आप सीधे बोल देना कि भाई पश्चिम से पूर्व। क्या बोल सकते हो? पश्चिम से पूर्व ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है, ठीक है। तो ऐसे खींची गई है। अब हम बात करते हैं अक्षांशों की संख्या की। कुल अक्षांश, अब यहाँ पर रेखा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ बोला गया है अक्षांशों की संख्या। तो अब हम उस बिंदु को भी ले लेंगे जिसे हमने 90 नंबर का अक्षांश माना है। तो 179 तो हमारे पास ऑलरेडी था, रेखाओं के रूप में ऑलरेडी था, और एक बिंदु नीचे का और एक बिंदु ऊपर का, तो 2 और मिल गया। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या पूछा जाए, जब रेखा शब्द का प्रयोग न करके केवल और केवल कुल अक्षांश बोला जाए, तो आपका आंसर 181 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 181, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षांशों के अनुप्रयोग का। किसका बात करते हैं? अक्षांशों के अनुप्रयोग का, कि अक्षांशों का क्या काम है हमारी धरती पर, किस चीज को दर्शाती है, क्यों खींची गई है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है जलवायु क्षेत्र को विभाजित करना। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है? जलवायु क्षेत्र को विभाजित करना। लिखिए, जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट। इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों दिख रहा है ना। हम पहले अक्षांशों का बात कर लें, पहले अक्षांशों का बात कर लेते हैं। चलिए, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये पूरा बीचों बीच है, बीचों बीच है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके नीचे में ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ऊपर का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का क्षेत्र कैसा है? उत्तरी गोलार्ध है। और इसी उत्तरी गोलार्ध में आप ध्यान से देखेंगे, आपको हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? ये देखो, ये हमारा भारत है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में है, तो उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश पर मौजूद देश। तो हमारा देश अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में मौजूद है। किधर मौजूद है? उत्तरी अक्षांश में। अब अक्षांशों में हम जलवायु का विभाजन कर लेते हैं। कर ले जलवायु का विभाजन। देखो, हाँ हो, गर्मी लग जाएगा, चलने दे उसको। Earth experiences 2 different motions: rotation and revolution. Earth spins on its axis and it takes 1 day to do so. अपने अक्ष पर घूम रहा है। In 1 day, Earth makes 1 rotation on its axis. Earth also travels on an elliptical orbit around the sun. सूर्य का चक्कर लगा रहा है। A year to make a complete trip. पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन हम पृथ्वी के पास रहते हैं, तो हमारे नजदीक में पृथ्वी, तो हमको पृथ्वी बड़ा लगता है कि नहीं? तो अब ये देखो, ये है हमारा पृथ्वी,
ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी में वायुमंडल है। पृथ्वी में लगभग 600 किलोमीटर तक का सघन एवं 1000 किलोमीटर तक थोड़ा सा वायुमंडल पाया जाता है। अब जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, तो इन वायुमंडल से ये किरण ऐसे फैल जाती है, दृश्य प्रकाश फैल गई पूरी। सूर्य से आने वाली विकिरणों में एक दृश्य प्रकाश भी होता है, जिससे मैं आपको और आप मुझे देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश है। तो ये तो पूरा फैल जाता है। जैसे ये लाइट यहां पे जल रहा है, लेकिन इसकी रोशनी आखिरी तक है, ऐसा है ना? लेकिन गर्म कहां पे लगेगा? ये लाइट जो जल रहा है, मैं इसके ऊपर में अपना हाथ रखूंगा तो मेरे हाथ में गर्मी लगेगा, लेकिन वहीं जैसे मैंने एक मोमबत्ती बनाया, ये लो, और ये मोमबत्ती ऐसे जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रहा है। अब मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा, तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। और वहीं पे अगर मैं इधर रखूंगा तो थोड़ी सी तो गर्मी लगेगी, लेकिन क्या जलेगा क्या हाथ? नहीं जलेगा। लेकिन हाथ की रेखाएं यहां पे भी दिखाई देंगी स्पष्ट रूप से, और हाथ की रेखाएं यहां पे भी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अंधेले में अगर देखना है तो जी, वैसा ही आप ये सोच के चलिए कि सूर्य की प्रकाश आ तो रही है, लेकिन सूर्य की जो गर्मी है, जिसको हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश, सूर्य से आने वाली गर्म सूर्य से एक किरण आती है जो पृथ्वी को गर्म करती है, उसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। गर्मी प्रदान करने वाली जो किरण है वो अवरक्त प्रकाश होती है, और जो देखने में मदद करती है वो दृश्य प्रकाश होती है। तो दृश्य प्रकाश तो इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया, यहां तक फैलेगी, लाइट फैलता है, लेकिन गर्मी एक सीमित एरिया तक फैलेगा, गर्मी एक सीमित एरिया तक फैलेगा। तो सूर्य की गर्मी यहां तक और यहां तक पूरी फैल जाती है। साल भर सूर्य यही पास मंडराते रहता है, क्योंकि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ये चक्कर लगाती है ना, तो 6 महीने सूर्य की स्थिति ऊपर की ओर रहती है और 6 महीने सूर्य की स्थिति नीचे की ओर रहती है। जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अब सूर्य क्या हो रहा है? सूर्य की स्थिति नीचे हो रही है, सूर्य की स्थिति नीचे हो रही है। देखो कैसे, हम ये देखते हैं कि 22 मार्च को सूर्य बीचों बीच है, 22 मार्च को सूर्य बीचों बीच है। उसके बाद फिर अप्रैल को ऊपर चढ़ी, मई ऊपर चढ़ी, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए सबसे बड़ा दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए, हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा दिन रहता है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर एकदम सीधे चमकता है, उसकी लंबवत किरणें आती हैं कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा एक सीमा है, सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता। सूर्य की किरणें लंबवत अर्थात सीधे सीधे इसके ऊपर नहीं जाती, ये सीमा है। इसके बाद फिर सूर्य मुड़ना शुरू कर देगी नीचे की ओर। तो अब जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर में फिर से बीच में चली जाती है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो दिसंबर में सूर्य लंबवत चमकती है नीचे वाली भूमध्य रेखा से उतने ही दूर में नीचे में एक सीमा है, उस सीमा रेखा का नाम है सूर्य का, उस सीमा रेखा का नाम है मकर रेखा। तो ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, सूर्य इन दोनों रेखा के मध्य ही 6 महीने नीचे 6 महीने ऊपर दक्षिणायन उत्तरायण इस प्रकार मंडराते रहती है। तो साल भर इस क्षेत्र में कहीं न कहीं सूर्य के प्रभाव से गर्मी रहता है, करके इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं भाई? उष्णकटिबंध। अभी आप देखो, अभी हमको अपना ये सब कूलर चालू करना पड़ा है, जबकि ये तो बरसात का मौसम है और बहुत जब अच्छी खासी बारिश भी हुई है इस सत्र, है ना, लेकिन फिर भी हमें गर्मी लग रही है। अब आप देखना, ठंड के समय में भी, गर्मी में तो अति गर्मी लगता है, लेकिन ठंड के समय में भी जैसे एकदम ठंडा लग रहा है, एकदम ठिठुरन लग रहा है, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक धूप में बैठेंगे, जैसे ही 12 बजेगा ना, हो गया, इतना गर्मी काफ़ी है, अब शरीर जल रहा है, उमस आ रहा है, अब आप छाँव ढूंढते हैं, है कि नहीं?
अर्थात हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पे साल भर किसी न किसी कारण से गर्मी रहती है और किसी न किसी कारण, उन कारणों में कौन आते हैं? हमारे भगवान भास्कर। सूर्य तो हैं और इनकी जो दिखाने वाली प्रकाश जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक, ध्रुवों तक, लेकिन गर्म करने वाली नहीं जाती। करके ये जो क्षेत्र है प्रकाश तो जा रहा है, यहाँ के लोग एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र तप नहीं रहा है। करके यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र होता है। जैसे ये जो क्षेत्र है ये रूस का साइबेरिया, आर्कटिक वाला क्षेत्र है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। यहाँ पे आपको जून के महीने में भी बर्फ दिखाई देगा, नवंबर दिसंबर में भी, जुलाई अगस्त में भी, साल भर आपको बर्फ दिखाई देगा। वहाँ के लोग साल भर मोटे मोटे भेड़िए जैसे जैकेट पहने रहेंगे, है ना, क्योंकि वो क्षेत्र ठंडी रहता है। तो अब देखो हवाएं क्या करती हैं। जैसे आपको प्यास लगेगा तो आप पानी पिएंगे, आपको गर्मी लगेगा तो आप छांव ढूंढेंगे, ठंडा क्षेत्र ढूंढेंगे। जैसे ठंड के दिनों में हम आग ढूंढते हैं ना, कहीं बाहर रहते हैं तो कहीं घूमने उमने चले गए, एकदम ठंडी लगता है यार, कहीं कोई आग वाग रहेगा तो जाके तपा लूँ, अपने आप को गर्म कर लूँ। तो हम वर्तमान में टेम्परेचर चल रहा है, उसके विरुद्ध कोई चीज, उसको रोकने के लिए उसके विरुद्ध कोई चीज ढूंढते हैं। ये प्रवृत्ति केवल मानवों में नहीं है, ये पर्यावरण में भी है। जैसे कई पेड़ पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने कांटे नहीं बना लेते हैं, वैसे ही हवाएं, ठंडी हवाएं अपने आप को गर्म करना चाहती हैं और गर्म हवाएं अपने आप को ठंडा करना चाहती हैं। तो ठंडी हवाएं जैसे ही ध्रुवीय क्षेत्र से निकलती है अपने आप को गर्म करने के लिए, उसी समय गर्म क्षेत्र से अपने आप को ठंडा करने के लिए गर्म हवाएं निकलती हैं। ये नित्य निरंतर यह प्रक्रिया चलते रहता है कि गर्म हवाएं ठंड के लिए अपना ठंडी क्षेत्र में जाने का प्रयास करती हैं और ठंडी हवाएं स्वयं को गर्म करने के लिए गर्म क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करती हैं, और दोनों ही यहाँ पे टकरा रही है। देखो दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं। तो अब देखो शीत वाले क्षेत्र से ठंडी हवा गई और उष्ण वाले क्षेत्र से उष्ण हवा आई, और दोनों जैसे ही टकरा जाती हैं वैसे ही बन जाता है शीत धन उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। क्या बन गया? शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध बन गया। इस प्रकार जैसे जैसे कंडीशन भूमध्य रेखा के नीचे है वैसा वैसा ही कंडीशन, वैसा वैसा ही क्लाइमेट होता है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा केवल रेखाओं को और क्षेत्र को बराबर भागों में नहीं बांटता, ये जलवायु का भी बराबर विभाजन करता है। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं? अब फाइनली आप लिख सकते हैं, एक मानचित्र बनाएंगे। अभी जो मैं मानचित्र बना रहा हूं, मानचित्र बनाकर उसमें इस चीज को लिखेंगे। ये आता है पेपर वगैरह में आते रहता है। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ऊपर में एक 23.5 डिग्री का रेखा है, नीचे में भी 23.5 डिग्री का रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा, और यही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। यह जो क्षेत्र है इसको हमने बोला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र बोला? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंध हमने काट दिया पृथ्वी को जलवायु के हिसाब से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद फिर हम आते सीधे के सीधे ठंड वाले क्षेत्र में, जिसको हम शीत कटिबंधीय टुंड्रा क्षेत्र भी कहते हैं। ये देखो, यह शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहां से शुरू होता है? आर्कटिक वृत्त से। ये जो मैंने वृत्त बनाया इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। और इसी प्रकार नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अंटार्कटिका है, तो इस वृत्त को कहा जाएगा अंटार्कटिका वृत्त। क्या कहा जाएगा? अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, इसके नीचे आपको पूरा बर्फीला क्षेत्र शीत कटिबंध दिखाई देगा।
यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और यहाँ से हवाएं नीचे आएंगी, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ से हवाएं नीचे आएंगी। तो ये जो क्षेत्र है, इसको मुझे थोड़ा सा और नीचे लेना था, लेकिन आप समझ रहे हैं, है ना। ये जो क्षेत्र है ये उष्ण और शीत से, दोनों से मिलकर शीतोष्ण कटिबंध बन चुका है। क्या बन चुका है? शीतोष्ण कटिबंध। लिखिए, शीतोष्ण कटिबंध, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध। अब आप यहां पे देखेंगे भारत की स्थिति को। अब इसमें आप देखेंगे भारत की स्थिति को। चलिए बैक करें। ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए भारत उत्तर में ही तो है, भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो है। अरे हाँ या ना? चलो, यहां से 1 नंबर रेखा, 2 नंबर रेखा, ऐसे ही 8 नंबर की रेखा, कुछ उससे और एक्स्ट्रा रेखा यहां से गुजरी हुई। एकदम परफेक्ट 8 नंबर की रेखा नहीं गुजरी है। यहां से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा भारत को स्पर्श करती है। ऐसे गिनते जाएंगे ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 8वें नंबर की रेखा यहां पे आती है, 8वें नंबर की। और ये उत्तर की ओर की रेखा है, इस कारण इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। ये निरंतर बढ़ते रहेगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37वें नंबर की जो रेखा है, 37वें नंबर की, और एकदम परफेक्ट 37 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट वाली जो रेखा है, वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से ऐसे गुजरती है। 8वें नंबर की रेखा कन्याकुमारी को टच की, अर्थात यहां से हमारा भारत शुरू हो गया, भारत का मुख्य भूमि शुरू हो गया कन्याकुमारी से। अक्षांश रेखा में 8वें नंबर की उत्तर तरफ की रेखा कन्याकुमारी को टच कर दी, और एकदम करेक्ट 8 नहीं बेटा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि भाई आप 4:30 बजे आइए, या हम बोलते हैं कि हम 4:30 बजे क्लास लेंगे आप लोगों का, 5-10 मिनट हम लेट हो जाते हैं, या कभी 5-10 मिनट आप लेट हो जाते हैं। उसी प्रकार हम बोल तो रहे हैं कि 8वें नंबर की रेखा कन्याकुमारी को टच करती है, एकदम करेक्ट एग्जैक्ट 8वें नंबर की रेखा नहीं है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा कन्याकुमारी को टच करती है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, भारत की दक्षिण मुख्य भूमि है। आज कैसे? अरे नहीं, देख, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, ऐसे जाएगा ना। अच्छा, इसको आप देख रहे हैं क्या? अच्छा, आपका ध्यान उधर है। ठीक। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ भारत को, है ना। ये जय श्री राम। लो, मैं हैंडमेड ही बना देता हूँ भाई, कई बार इंटरनेट भी गलत नक्शा दे देता है। ठीक है दीदी, वैसे आपका डाउट बहुत अच्छा था। ये लीजिए, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और हमारा भारत यहां पास है, हमारा भारत यहां पास है। 1 नंबर, 2 नंबर, इसी प्रकार 8 डिग्री 4 मिनट, अर्थात 8वें नंबर से रेखा से थोड़ा सा आगे वाला रेखा हमारे भारत के मुख्य भूमि कन्याकुमारी से होकर गुजरती है। ये गुजर गई, तो हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। पानी वानी लेके बैठा करो, तो बॉटल लाया करो, तुमको लाना ही है, ठीक है। तुम लोग भी लाया करो भाई, पानी लेके आना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये रेखा 8, 9, 10, 11, तो भारत से कोई ना कोई रेखा ऐसे निकलते भी तो होगी, ऐसे रेखा। तो ये जो रेखा निकल रही है, ये निकल रही है 37 डिग्री 6 मिनट वाली, 37 डिग्री 6 मिनट वाली। अब ये भी उत्तर में ही है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश।
तो हमारा जो भारत का अक्षांशी विस्तार है, अब हेडिंग डालो, भारत का अक्षांशी विस्तार, भारत का अक्षांशी विस्तार यहां लिख देता हूं मैं, भारत का अक्षांशी विस्तार। आठ डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तृत है। छह मिनट तक विस्तृत, मतलब इतने दूर तक विस्तार है। क्या हो गया? ठीक, चलिए हो गया। अब इसी भारत के अंदर है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ के पास। तो इसी प्रकार 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 17वां नंबर का 17 डिग्री 46 मिनट ये हमारे छत्तीसगढ़ के पास आ जाती है। ये कोंटा को टच करके निकल रही है, सुकमा, सुकमा का तहसील कोंटा, इसको टच करके निकल रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ शुरू होता है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से। हमारा छत्तीसगढ़ शुरू हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ शुरू हो गया 17 डिग्री 46 मिनट से। अब इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, तो ऊपर में जो अक्षांश रेखा इस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर क्षेत्र को टच करके निकल रही है, रामानुजगंज सबसे उत्तरी क्षेत्र, इसको टच करके निकल रही है। ये रेखा है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप छत्तीसगढ़ को अलग से लिखेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार। यहां से हर बार प्रश्न आता है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, भूलना है ही नहीं। कोई नींद में भी पूछे तो आप बता देना छत्तीसगढ़ का इतना, भारत का इतना करके। मुझे तो कुछ कुछ राज्यों का भी मालूम है, जैसे मध्य प्रदेश कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में आसपास की स्टेट का भी। खैर, आपको छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से याद करें। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भी लिख सकते हो और के मध्य भी लिख सकते हो। एकदम उसमें कोई यही लिखे कि वो लिखे, ऐसा कुछ है नहीं है। वैसे भी ये इमेजनरी लाइन है, कोई कसम खा के से बोल भी नहीं सकता कि इतना ही है करके, है ना। लीजिए, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार है। आपको छत्तीसगढ़ दिख गया। अब गोलार्ध में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उत्तर में दिख रहा है। अक्षांशी गोलार्ध में हमारा जो भारत है किधर दिख रहा है? उत्तर की ओर दिख रहा है। दिख गया ना उत्तर की ओर। अभी हम इस मैप में और आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देशांतर रेखा को समझेंगे। अच्छा, आप ये देखिए, ये जो भारत है इसमें कर्क रेखा का, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। अब देखो, कर्क रेखा 23.5 डिग्री का, कर्क रेखा कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री का। और छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से को टच करके निकलती 24 डिग्री 5 मिनट। तो 24 के नीचे ही तो 23 आता है, 24 के नीचे ही तो 23 आता है, अर्थात कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ भी आती है। कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ भी आती है। ये रही कर्क रेखा, ऐसे। अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बारे में एक बार देखेंगे आप भारत के मैप में, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। एक मैं ऐसी भारत का मैप बना लेता हूं। आप देखिए, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
तो 8 राज्यों का नाम सबसे पहले आप देख लो। सबसे पहला राज्य है गुजरात। सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर में आपको मिलेगा राजस्थान। दूसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा? राजस्थान। तीसरे नंबर में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर में कौन सा मिलेगा? मध्य प्रदेश। चौथे नंबर में हम आएंगे छत्तीसगढ़। चौथे नंबर में हम आएंगे छत्तीसगढ़। तो अब देखो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में कहां कहां से, किस किस जिले से, तो छत्तीसगढ़ में हम जिलों को भी देख लेते हैं कौन कौन से जिले से। तो छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 4 जिलों से। मनेन्द्रगढ़ से प्रवेश करेगी, उसके बाद कोरिया पहुंचेगी, कोरिया के बाद सूरजपुर, उसके बाद फिर बलरामपुर। बलरामपुर से जैसे ही निकलेगी वैसे ही ये कर्क रेखा पहुंच जाएगी झारखंड। कहां पहुंच जाएगी? झारखंड। ये चारों के चारों प्लेस हमारे छत्तीसगढ़ के हैं ना, हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो इसको लिखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद फिर आते हैं हम झारखंड में। कहां जाते हैं? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर मौजूद है। उसके बाद फिर हम आते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी होकर गुजर गई। उसके बाद ये जो राज्य है इसको बोलते हैं त्रिपुरा। और ये जो अंतिम राज्य जहां से कर्क रेखा होकर म्यांमार चली जाएगी ये राज्य है मिजोरम। ऐसे 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे लंबी दूरी, कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटी दूरी तय करती है राजस्थान में। सबसे छोटी दूरी तय करती है राजस्थान में और सबसे लंबी दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में। यह कर्क रेखा। अब कर्क रेखा सूर्य की सीमा बताती कि सूर्य कहां तक ऊपर चढ़ सकता है, तो कर्क रेखा तक चढ़ सकता है, और जहां तक सूर्य जाएगा वहां तक सूर्य का प्रकाश और साथ ही साथ गर्मी भी जाएगा। बेटा गर्मी जाएगा ना सूर्य का, तो यहां तक सूर्य की गर्मी आई, यहां तक सूर्य की गर्मी आई, और ये गर्मी, अब आप बोलोगे सर एक हर ऊपर में ठंडा लगेगा, लगे रतीस, ठंडा लगे रतीस, लेकिन काबर नहीं लगे तेला समझो। यहां पे हमारे पास एक विशाल प्राकृतिक सुरक्षा कर्मी है हमारे पास, जिसको स्वयं प्रकृति ने दिया है, हिमालय। क्या है? हिमालय। तो ये जो हिमालय है, अब इसकी ऊंचाई थोड़ी बहुत थोड़ी है, बृहद हिमालय की औसतन हाइट जो है वो 6500 मीटर है, अर्थात 6 किलोमीटर और 200 मीटर। और हमारे तरफ तो डोंगरी पहाड़ी 200 मीटर में खत्म हो जाते हैं। जहाँ पे आप तिहार विहार मनाने चढ़ते हो 600 मीटर 800 मीटर उसमें खत्म हो जाता है। हिमालय पूरे विश्व का सबसे युवा पर्वत है, पूरे विश्व का सबसे युवा पर्वत है। उसकी हाइट बढ़ते जाती है। युवा का मतलब क्या है कि भाई अब 16-17 साल का लड़का है, उसका हाइट जैसे 20 साल 22 साल 25 साल तक बढ़ते जाएगा ना, हाइट हेल्थ सब बढ़ते जाएगा, वैसे ही हिमालय का हो रहा है, निरंतर वो वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। यही तो पहचान है पर्वतों की। युवा पर्वत कौन सा है? सबसे डोकरा बुजुर्ग, ये भी हमारे भारत में अरावली। अब बुजुर्ग का पहचान कैसे होता है? पहले वो बहुत विशाल था, अब धीरे 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 वो झुक रहा है, तो अरावली की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, जबकि हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वत और सबसे औसतन ऊंचाई वाली, सबसे हाइटेड पर्वत भी है हिमालय। अब हिमालय यहाँ होने से क्या क्या फायदा हुआ हमको? इसके पीछे हम देखेंगे तिब्बत का पठार पूरा बर्फ जमा हुआ है, उसके पीछे और भी मिलेंगे, उसके ऊपर में और ऊपर चले जाओ, हिमालय के उस पार चले जाओ, रूस तक चले जाओ, आपको बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। वहां से ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय उसको इधर पार नहीं करने देती, वहीं तक रोक लेती हैं, जिस कारण ठंडी हवाएं इधर प्रवेश नहीं करती ज्यादा। तो हम भारत का जलवायु विभाजक बोलेंगे हिमालय को। भारत में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है भाई? हिमालय। हमारे भारत का जलवायु विभाजक का कार्य करता है हिमालय। हिमालय रोक लेता है, और हिमालय के कारण इस पूरे क्षेत्र में देखो बारिश वही होती है जहां पे गर्मी होता है। आईटीसीजेड एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जलवायु में पढ़ाऊंगा। सूर्य अपने साथ लेकर उस पट्टी को चलता है, वो पट्टी उस क्षेत्र को गर्म प्रदान कर देता है, फिर बाद में उसी क्षेत्र को ठंडा करने के लिए मानसूनी हवाएं आती हैं और आईटीसीजेड वाले जगह में बारिश कराती है।
तो हिमालय के कारण यहाँ तक पूरा क्षेत्र आईटीसी जोन बन जाता है और मानसूनी हवाएं पूरे हिमालय के नीचे क्षेत्र तक पूरे भारत में बारिश कराती हैं। तो पूरे भारत में जलवायु विभाजन का कार्य करता है हिमालय। तो अक्षांशीय विस्तार में हमने जलवायु के बारे में बातचीत किया और हमने ये देखा कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है सूर्य वहाँ तक आते हैं और सूर्य वाला क्षेत्र गर्म रहता है और हमारे भारत के 8 राज्यों में 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है और हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिले कर्क रेखा में स्थित हैं। अब कर्क रेखा में स्थित है, इसका तात्पर्य है कि हमारा जो क्लाइमेट है ये गर्म वाला रहेगा और गर्म का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। तो आप लिख दीजिए छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय राज्य है। छत्तीसगढ़ किस प्रकार का राज्य है? उष्णकटिबंधीय राज्य है। हाँ, उष्णकटिबंधीय राज्य है। उष्णकटिबंधीय राज्य। अब आते हैं देशांतर रेखाओं पर। पढ़ाएं देशांतर रेखा, ये समझ में आया अच्छे से? अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं, अक्षांशों की, 2 अक्षांशों के मध्य की लंबाई कितनी है। तो 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की लंबाई लगभग कितनी है? 111 किलोमीटर। अब आप ये देखो, एक चीज और नोट कर लो, जैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 17 डिग्री 46 मिनट से बलरामपुर से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा छत्तीसगढ़ विस्तृत है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई है और इसी को हम बोलते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिणतम लंबाई जो है वो 700 किलोमीटर का है। बलरामपुर ऊपर वाले हिस्से से आपको नीचे कोंटा तक आना पड़ेगा चल के, तो लगभग आपको 700 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जिले दर्शन में मैं और बताऊंगा, यहाँ पे रामानुजगंज है और यहाँ पे कोंटा है, सबसे उत्तरी हिस्सा रामानुजगंज तहसील, उसमें और जगह बताएंगे हम आपको। ये सुकमा का कोंटा, ये सुकमा में पड़ता है कोंटा, और रामानुजगंज पड़ता है बलरामपुर में। अब आते हैं देशांतर रेखाओं पर, ठीक है? हेडिंग डालिए देशांतर रेखा। आप अपने छोटे भाई बहन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी आप इन रेखाओं की जानकारी देंगे, क्योंकि ये स्कूलों के सिलेबस में भी बहुत अच्छे से है ना? तो उनके पास आपके छोटे भाई बहन भतीजे जो भी होंगे उनके पास ठीक ठाक नॉलेज रहना चाहिए। और 1-2 बार आप बताओगे तो आपको फिर बार बार उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको केवल ऐसे नहीं कि मैं इसको रटूंगा तभी पेपर निकलेगा, चीज़ों को जानने समझने के लिए भी पढ़ो, है ना? फिर जब आप किसी को बताऊंगा करके आप पढ़ते हो ना, तो वो इतना परमानेंट आपके माइंड में फिक्स हो जाता है कि आप भूलना चाहोगे तो भी वो अचानक से फील होने लगता है, दिखाई देने लगता है। हर चीज़ रटने का नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। हमारे कंपटीशन एग्जाम में आपको रटना क्या है? इस बार छत्तीसगढ़ का बिलासाबाई केवटिन सम्मान किसको मिला, तो ये सबको रटना है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट का खेल होता है, पूरा भूगोल कॉन्सेप्ट का खेल है, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स कॉन्सेप्ट का खेल है। मैं इसको फील कर करके पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना? चलिए, देशांतर रेखा। सबसे पहली बार देशांतर रेखा, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, आपको तो मालूम है ना?
ये काल्पनिक रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा है। और देशांतर रेखा वृत्त ना होकर अर्धवृत्त है। देशांतर रेखा पूर्ण वृत्त ना होकर अर्धवृत्त है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त है। ऐसे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे आया, ऐसे वाला, ऐसे, तो ये एक अर्धवृत्त है। अब देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, अब हम इसकी संख्या पर बात कर लेते हैं कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं हमारे पृथ्वी पर। तो एक जो देशांतर रेखा है, एक जो देशांतर रेखा है, हम इसको मान लेते हैं, ये वाला जो देशांतर रेखा है इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जस्ट इसके विपरीत, इसके जस्ट पीछे तरफ ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। अब आप थोड़ा सा काउंट करना, गिनना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 179 और 180, हम गिनते आ गए, सीधा गिनते आ गए। तो एक नंबर से शुरू हुआ है और 180 तक आया, तो 180 नंबर, एक नंबर से अगर हम गिने, हम कहां से गिने? एक नंबर से। एक नंबर से हम यहां तक आते हैं तो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। और अगर मैं 0 को 1 मान के इधर पीछे से गिनते आऊंगा तो लास्ट में मुझे मिलेगा 179। और एक 0 को भी मैंने गिना था, अरे हाँ या ना, वो भी तो एक रेखा ही है। तो 180 पीछे तरफ से, 180 सामने तरफ से, 180 और 180 टोटल संख्याएं हो गई 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। बस हो गया। अक्षांशों की संख्या और देशांतरों की संख्या में अंतर स्पष्ट कर लोगे ना? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। मानक समय रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। 2 देशांतर रेखाएं पृथ्वी को, 2 विपरीत देशांतर रेखाएं, इसमें एक चीज लिखना, प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाएं, प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हो गया? अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको मैं अगर पूरा कर दूं तो इधर अलग और इधर अलग हो जाएगा। अरे जो काम इसका है वही काम तो इसका भी है। कलिंदर को चाहे तुम इस धारी से काटो, चाहे इस धारी से काटो, इस धारी से उस धारी तक पूरा काटोगे, हर जगह से वो बराबर ही तो आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पास से काटोगे तभी वो बराबर होगा। थोड़ा इस वाले को ले लो, ऐसे काट दो सीधा सीधा। जैसे अब आदमी नींबू को ऐसे काटता है तो भी बराबर, मतलब ऐसे काट दे, जरूरी नहीं कि यहां पास, अब एक नींबू ऐसे रखा है, ऐसे काट दो, अरे ऐसे भी काट दो तो भी बराबर हो जाएगा। वैसे ही तो है देशांतर रेखा। प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। कौन सी वाली मत बोलना, यहां पे हर विपरीत देशांतर रेखाएं, ऐसा नहीं कि केवल यही वाली 0 और 180, ये हर देशांतर रेखा की खासियत है। और ये यूपीएससी में आया था कि कौन सी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाओं को यही काम है, पृथ्वी को बराबर भागों में बांटना। चाहे वो इधर से 1 नंबर हो गया और इधर से 179 नंबर हो गया, ये भी तो एक दूसरे के विपरीत है, हाँ या ना? तो वैसे ही प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाएं
प्रत्येक विपरीत देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये देशांतर रेखाओं का काम है। अब देशांतर रेखाओं का कार्य प्रणाली क्या है, हम इस पे बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करने का कार्य करती हैं। हम टाइम जोन के लिए, हम समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब इस चीज को समझेंगे। ये हमारा पृथ्वी है। और यह है सूर्य। ये अब ये देखो, यहां पे पहला जो देश पड़ा, इधर जापान, इधर न्यूजीलैंड, तो सूर्य का प्रकाश पहले यहां पे आएगा। अरे हाँ या ना? और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, पश्चिम से घूमती है पूर्व की ओर। जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है सामने से, हम उस दिशा को पूर्व मानते हैं। तो पृथ्वी ऐसे गई तो धीरे 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 शाम हो गया। 24 घंटे लगता है, 24 घंटे लगता है कि नहीं? तो पृथ्वी 24 घंटे पे 360 डिग्री घूम जाती है। अपना चक्कर पूरा कर लेना चाहिए। फुटबॉल को तुम एक राउंड पूरा घुमा दो, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। वैसे पृथ्वी एक फुटबॉल मानो और उसको एक चक्कर घुमा दो, जैसे अभी का समय 24 घंटे बाद फिर से आ जाएगा। यही टाइम हमारा पृथ्वी को घुमा के इसी समय में यहाँ पे ला देगा। 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद नहीं, 12 घंटे बाद तो शायद आप लोग सोए रहोगे। अभी कितना बज रहा है? 5 बज रहा है कि नहीं? कि कोई कौन उठते हो 5 बजे? कोई उठते हो क्या? अभी सब सोए रहते हैं। गुड, ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए मुझे। आराम, फुल आराम करने वाले। मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत। चलिए, मोबाइल क्रांति का युग है, इसमें रात जागरण करना पड़ता है, ये भी जरूरी है। आइए देखिए, तो अब ये जो पृथ्वी है ये ऐसे घूमती है ना? क्या हो गया बेटा? घर जाएगा? घर जाना है? पढ़ ले अभी पढ़ ले। ये देखो, यहाँ पे अगर हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा भारत है, तो अब ये भारत में जो दिन है ये फिर से इस समय कब आएगा? 24 घंटे बाद। पृथ्वी 360 डिग्री पूरा तय करती है। 24 घंटे लगता है पृथ्वी को, 24 घंटे लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में, और एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर कहलाता है 360 डिग्री। तो एक घंटे में 360 बटा 24, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 शून्यम 0, 2 15 30। एक घंटे में 15 डिग्री चलती है पृथ्वी। एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15। पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। अर्थात हम इस एक घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। 15 डिग्री में 60 मिनट समय होता है। 15 डिग्री में, 15 डिग्री घूमने पर कितना समय व्यतीत होता है? 60 मिनट। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय व्यतीत होता है। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय व्यतीत होता है? आप ये देखिए, 60 बटा 15 कर दीजिए, 15 चौं 60, 4 मिनट। हम इसको और क्या कह सकते हैं? अगर मैं इसको 0 नंबर का समय रेखा मानूं, 0 नंबर का या 0 डिग्री का समय रेखा मानूं, और इसको क्यों माना गया 0 डिग्री समय रेखा? जो हमारा पृथ्वी है उसमें यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। तो सन 1884 की घटना है। हमको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानना था। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानना था कि भाई यहाँ से हम समय का आकलन शुरू करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। इतना सामान अमेरिका से निकल रहा है, उसको भारत पहुँचना है, ब्रिटेन से निकल रहा है, कोई देश पहुँचना है, अलग अलग देश, अलग अलग घड़ी थोड़ी ना होगा सबके पास। पूरे विश्व के लोग मिलकर आपस में व्यापार वगैरह करते हैं।
यातायात वगैरह करते हैं तो पूरे विश्व के लोगों को एक पटल पर बैठना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा, वहाँ सबसे पूछना पड़ेगा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, सब आपस में चर्चा करेंगे और किसी न किसी एक मुद्दे पर आकर उनको समझौता करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिटेन ने बोला कि 0 डिग्री मानक समय रेखा हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति ने पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया था और अपने टेलीस्कोप का उससे अध्ययन किया था। वो व्यक्ति था गैलीलियो। और गैलीलियो का जितना भी उसका टेलीस्कोप वगैरह, उसके यंत्र वगैरह हैं, वो हमारे म्यूजियम में ग्रीनविच शहर में रखे हुए हैं। तो आपको 0 डिग्री जो समय रेखा है ये यही से मानना चाहिए। और उस समय 1884 का समय है, अंग्रेजों का अलग ही दबदबा था पूरे विश्व पर, है कि नहीं? तो उसका बात, अब इतना बड़ा सेठ आदमी बोल रहा है, उसका बात मानना भी है। तो फिर सबने बोला कि ठीक है यार, चलो हम मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानेंगे 0 डिग्री रेखा को, और ये रेखा गुजरा हुआ है ग्रीनविच से करके हम इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल मीन टाइम या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये रेखा है ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है। ये रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है। कहाँ से होकर गुजरा है? ग्रीनविच शहर से करके इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को। अब आप ये देखिए, हमारा भारत इस नक्शे में कहाँ पे है? तो हमारा भारत अब ग्रीनविच रेखा से अगर हम आगे चलेंगे तो इधर को बोला जाता है पूर्व के देश और इधर को बोलते हैं पश्चिम के देश। उस साइड को बोलेंगे पूर्व के देश और इस साइड को बोलेंगे पश्चिम के देश। तो अब ऐसी ही रेखा है। तो जो 68वें नंबर की रेखा ये हमारे भारत से होकर गुजरती है, 68वें नंबर की रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। कौन से नंबर की रेखा? 68वें, 68। अब एग्जैक्ट 68 तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। किस प्रकार के देशांतर? पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये जो रेखा ये पूर्व की तरफ की रेखा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के इधर गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। और वहीं पे जो भारत को जहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ रही है, तो लास्ट जो देशांतर रेखा भारत से गुजरती है वो है 97 डिग्री 25 मिनट का। कौन से नंबर का? 97 डिग्री 25 मिनट का। तो हमारा भारत का जो देशांतरी विस्तार है, लिखिए, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तृत है, ऐसे ही हमारे भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। ऐसे ही बना लेते हैं, चलो कि ठीक ठाक बनाएं, ऐसे ही बना लें। किसी को कोई तकलीफ? देखो भाई, ऑनलाइन वालों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अड़सठ डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसको भी हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, क्योंकि विश्व के संबंध में हम इसको पूर्व ही बोलते हैं, पूर्वी देशांतर तक। और ये भी 68 डिग्री 7 मिनट भी पूर्वी देशांतर ही है। अब आप ये देखो, समय को बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि लगभग 2 घंटे का उतार चढ़ाव है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर है? 4। और अगर आप 97 में 68 को घटा दो तो 17 में 8 गया तो 9, और 8 में 6 गया तो 2, अर्थात 29 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 29 रेखाएं हैं, लगभग 29 रेखाएं हैं। और 29 रेखाओं को अगर मैं 4-4 मिनट भी अगर मैं ऐड करूं 29 रेखाओं में, तो
4 निया 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 मिनट। 116 मिनट मतलब मान लो 120 मिनट, और 120 मिनट 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। यहां पे जो सूर्य का प्रकाश 8 बजे आता है, उतना प्रकाश गुजरात तक आने में 10 बज जाता है। 2 घंटे पीछे है ये, 2 घंटे पीछे है। जितना सूर्य का प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे मिलता है, उतना ही धूप गुजरात वालों को कब मिलता है? 10 बजे। सूर्य पहले उधर ही आएगा ना, वैसे उधर का क्षेत्र ऐसे घूमेगा। तो अब ना तो तुमको तुम्हारा ऑफिस को जल्दी खोलेंगे, न ही तुम्हारे ऑफिस को खोलने के लिए लेट करेंगे। हम आज़ादी के बाद एक रेखा को अपनाते हैं, जिसको भारतीय मानक समय रेखा बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा किसको लें? तो अब बीचों बीच में जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है 82.5 नंबर का। कौन सा नंबर का पढ़ रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। और यह समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो 5 राज्य। पहले नंबर में उत्तर प्रदेश से ये प्रवेश करती है, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में जाती है, तीसरे नंबर में हमारे छत्तीसगढ़ में आ गई। देखो हम इसको इसलिए विस्तार से पढ़ रहे हैं क्योंकि मानक समय रेखा का भी संबंध छत्तीसगढ़ से है और कर्क रेखा का भी संबंध छत्तीसगढ़ से है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी छत्तीसगढ़ में ही करती है ना। चौथे नंबर में ओडिशा और 5वें नंबर में आंध्र प्रदेश से होकर सीधे बाहर, भारत से बाहर 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री का भारतीय मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। इतने को नोट कीजिए पहले। नोट करो, बस अब होने वाला है। क्या हो गया बेटा? जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, पी लो, पानी पी लो। हो गया? उतार लिए? उतार लिए भाई? आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, अब आते हैं सीधे छत्तीसगढ़ के पास। अब ये छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 4 जिलों से। कितने जिलों से? 4 जिलों से। ये जिले, सबसे पहला आएगा मनेंद्रगढ़। सबसे पहला क्या आएगा? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, 3 नाम है, लेकिन अभी आप मनेंद्रगढ़ पढ़ो। अभी हम जिला कल पढ़ेंगे, हम पूरा जिला विला कल बनाएंगे। उसके बाद फिर आएगा कोरिया, उसके बाद फिर आएगा सूरजपुर, और लास्ट आएगा बलराम। यहां से निकल जाती है। अब ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी आ रही है। एक्चुअली में छत्तीसगढ़ तिरछा है, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो कर्क रेखा मैंने बनाया है, ये जो कर्क रेखा मैंने बनाया है, ये मानक समय रेखा को कोरिया में काटती है। कोरिया में सोनहट तहसील है,
यहाँ पे बालम पहाड़ी है। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा, अरे यार मैं इसको कर्क रेखा क्यों लिख दिया, तो मानक समय रेखा है। ये क्या रेखा है? मानक समय रेखा, सॉरी, है ना। कर्क रेखा ये वाली है, ये है कर्क रेखा, ये है मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कोरिया के सोनहट तहसील में बालम पहाड़ी के पास काटती है। ठीक है, अब आप इसको देखें कि ये जो मानक समय रेखा है ये कहां कहां से होकर गुजर रही है। भारतीय मानक समय रेखा कहां कहां से होकर गुजर रही है? तो ये सबसे पहले तो सूरजपुर आएगी, सबसे पहले सूरजपुर, फिर दूसरे नंबर में कोरिया, तीसरे नंबर में कोरबा, चौथे नंबर में जांजगीर चांपा, पांचवें नंबर में बलौदा बाजार, छठवें नंबर पे महासमुंद और उसके बाद फिर गरियाबंद। इसके बाद से ये निकल जाती है उड़ीसा। मनेंद्रगढ़ नहीं लिखे क्या? हाँ, कोरिया के नीचे मनेंद्रगढ़ है ना, कोरिया के नीचे क्या है? मनेंद्रगढ़। अब हुआ 8 जिले बताए थे ना, 8 जिले, ये लिखिए। तो भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से गुजरती है, 8 जिलों से होकर गुजरती है। यह है उत्तरी अक्षांश, यह है पूर्वी देशांतर। क्या क्या है बताओगे जरा थोड़ा सा? यहां पे मैं बना देता हूं छत्तीसगढ़ एक छोटा सा मैप। देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ का स्थिति शुरू होता है ये होता है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरी विस्तार 80 डिग्री, जो छत्तीसगढ़ से जो देशांतर रेखा गुजरती है ना छत्तीसगढ़ से, ये 80 डिग्री 15 मिनट वाली देशांतर रेखा आती है, और 84 डिग्री 25 मिनट वाली देशांतर रेखा जसपुर क्षेत्र को टच करके निकल जाती है। और ये दोनों की दोनों देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर हैं, करके इन रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर रेखा। तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं स्थिति एवं विस्तार में, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कितना सीमा, कौन सा सीमा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये सारा का सारा विस्तृत अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी मैथ से शुरू करें। थोड़ा बता देना भाई अपने फ्रेंड्स वगैरह को, है ना। ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो निःशुल्क रहता है, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेंगे, है ना।